कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो इसमें सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसका यानी राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो अब तुम लोग से कोई भी पूछेगा कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो आप लोग को परिभाषा तो याद हो गया होगा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे तो सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाता है। उसे क्या कहते हैं? न तो हम यही बोल सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव के भावनाओं क्या कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव के भावना को राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद हम कुछ भी परिभाषा बोल सकते हैं, ऐसा ना कि किताब में जैसे रटावल सटावल रहता ना है वही हम रटते रहेंगे, समझ गए ना। तो हम राष्ट्रवाद की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति यानी प्रेम एवं लगाव के भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी पहला क्वेश्चन हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन बताओ कि मेजनी कौन था? ये भी बाबू तुषमन के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए ना। हमेशा एग्जाम वाला ये क्वेश्चन को पूछते रहता। तो मेजनी कौन था? तो देखो बाबू, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था, समझ गया ना। मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार था और योग सेनापति था, समझ गया ना। मेजनी एक क्या कौन था? साहित्यकार था और योग सेनापति था। अब ये राजनीतिक में उतना यानी बहुत ही अच्छा शासक था। कैसा शासक था? बहुत ही अच्छा शासक था और ये अपना जनता को हमेशा खुश रखता था। इसके पास व्यवहारिक गुण, समझ गया ना, व्यवहारिक गुण कम था। और जैसे कि ना होता है जैसे तैसे बोल देना, लेकिन बोल देना वैसा नहीं करता, हर नागरिक से ही एक समान बात करता। ऐसा ना होता कि कोई राजा होता तो उसको अच्छा तरह से बात करता है, कोई गरीब होता है तो उसको दूसरा तरह से बात करता। तो इसको में ऐसा कोई भावना नहीं था। इसमें व्यवहारिक गुण को जी था बहुत कम था, लेकिन आदर्शवादी गुण को जी था बहुत अधिक था। और इन्होंने इटली के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो मेजनी, तो आप समझ सकते हैं कि मेजनी एक क्या कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार था और योग क्या था? सेनापति था। मेजनी एक साहित्यकार था, योग सेनापति था। और इनके पास व्यवहारिक गुण कम थे और आदर्शवादी गुण अधिक थे। इनके पास व्यवहारिक गुण अधिक थे, कम थे और आदर्शवादी गुण अधिक थे। और इन्होंने इटली के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब बाबू, इन्होंने इटली के निर्माण के लिए यंग इटली का स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना किया था। यानी मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था बाबू? 1831 ईस्वी। मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था? 1831 ईस्वी में, जो इटली के एकीकरण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। समझ गए, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और बाबू देखो 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। क्या था? यंग यूरोप का स्थापना किया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और 1834 ईस्वी में क्या किया? यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग यूरोप का स्थापना किया, जो पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जिसको प्रोत्साहन किया कौन? यंग यूरोप किया। तो मेजनी कौन था? आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि मेजनी एक कौन था? साहित्यकार था। मेजनी एक साहित्यकार था और योग सेनापति था। इसके पास व्यवहारिक गुण कम थे, लेकिन आदर्शवादी गुण अधिक थे। और ये एक मात्र ऐसा व्यक्ति से राजनीतिक सोचना कोई ज्यादा इसके में समझ नहीं था, समझ गया ना। और इन्होंने इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने इटली के निर्माण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया, जो पूरे यूरोप में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जिसको प्रोत्साहन करने में यह हम भूमिका निभाया। तो बस मेजनी के कारण तुम लोग समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो देखो बाबू, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, समझ गया ना, जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। जैसे कि जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था, जर्मनी इतना छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था कि जर्मनी के एकीकरण करना संभव नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कितना छोटे छोटे राज्यों में, लगभग कितना कितना 300, यानी जर्मनी है बाबू लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जो जर्मनी के एकीकरण करना संभव नहीं था। तो अगर पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं हैं, तो हम बोल सकते हैं बाबू कि जर्मनी के एकीकरण में, यानी जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। बस में आ रहा है, इतना हो गया। फिर अब हम बोल सकते हैं कि देखो वहां पर राजनीतिक पार्टियों का भी अभाव था, समझ गए, राजनीतिक पार्टियों का अभाव था। जब जर्मनी के एकीकरण लोग करने के लिए सोचे थे तो वहां पर राजनीतिक पार्टी, किसी प्रकार का राजनीतिक पार्टी नहीं था। तो राजनीतिक पार्टी बनता है तो उसको में लोग आकर के जुड़ते हैं और एक प्रकार से कोई बनता है, संगठन बनता है, समझ गया ना। और कोई संगठन जब बनता है तो हमारे देश में कोई राष्ट्रवाद फैलाता है। अगर कोई भी देश का विकास तभी हो सकता है जब उस देश में राष्ट्रीय पार्टी पनपेगा, समझ गया ना। इसलिए तो राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो बोल सकता है बाबू कि यहां पर क्या था, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में। और दूसरा कारण क्या था कि वहां पर राजनीतिक पार्टियों का अभाव था, राजनीतिक पार्टियों का अभाव था। और तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि वहां राष्ट्रवाद का भी कौची था, अभाव था, राष्ट्रवाद का भी अभाव था। और चौथा कारण हम ये भी बता सकते हैं, चौथा कारण ये भी हम बता सकते हैं कि वहां पर जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, क्योंकि जर्मनी पर, यानी जर्मनी के कब्जा में कब्जा किया कौन था, ऑस्ट्रिया। तो जब तक ऑस्ट्रिया का बाहर नहीं करता था, जब तक जर्मनी के एकीकरण संभव था नहीं। तो तुम लोग को याद, चार बात हम बताएं, चार बात तुम लोग याद रखो बाबू। कि पहला कौन चीज, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में, जर्मनी कितने राज्यों में विभाग था, जर्मनी कितने राज्यों में विभाग था, 300। दूसरा की राजनीतिक पार्टियों का और तीसरा कारण क्या है, राष्ट्रवाद का अभाव। और चौथा कारण कि वहां ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। बात समझ में आ गया कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। तो चार बाधाएं इंपॉर्टेंट है, और सारी बाधाएं थी, तो बस चार बाधाएं तुम लोग याद रखो, ये महम था। अब आगे कुछ है, मेटरनिक युग क्या है। तो देखो बाबू, यानी 1815 से 1848 के 1848 के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। अब देखो बाबू, 1815 ईस्वी में एक क्रूर शासक था, समझ गया ना। इसको से वहां के जनता खुश नहीं रहता था। तो 1815 ईस्वी में वहां पर कौन सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था। तो 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ था, तो इस सम्मेलन से यूरोप में नेपोलियन युग का कौची हो गया था, समाप्ति हो गया, नेपोलियन युग का समाप्ति हुआ था और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था, मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था, समझ गया ना। तो बात यही याद रखना है कि 1815 से 1848 के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। और 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का कुछ हो गया था, अंत हुआ था, और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। और मेटरनिक था जो एक क्रूर शासक था, ये अपने जनता को कभी खुश नहीं रखता था, समझ गया, इतना बात समझ गया ना। फिर कौची है, यानी गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। यानी बहुत वीवीआई प्रश्न, इतना वीवीआई प्रश्न है ना कि तुम लोग कहीं अगर याद कर लेता बाबू तो कभी 2 नंबर नहीं पूछ देता था, कभी 5 नंबर नहीं पूछ देता, समझ गया ना। तो गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। तो देखो बाबू, गैरिबाल्डी कहां के निवासी था, सबसे पहले ये जानते हैं, गैरिबाल्डी इटली का निवासी था। और इटली में उसको नीस नामक स्थान पर 1807 ईस्वी में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। तो कोई पूछता है कि गैरिबाल्डी किस देश के था, नीस में तो उसको जन्म हुआ था, देश इटली, समझ गया ना, देश इटली।
तो गैरिबाल्डी का इटली के नीस नमक स्थान पर 1807 ईस्वी में जन्म हुआ था। समझ गया ना, यानी इटली यानी कहां कब जन्म हुआ था गैरिबाल्डी को? 1800। और गैरिबाल्डी एक देशभक्त के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। समझ गया ना, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसे रटा हुआ फटा हुआ तुम लोग को याद नहीं करना है। जैसे देखा बाबू, इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि गैरिबाल्डी का जन्म इटली के नीस नामक स्थान पर 1807 ईस्वी में हुआ था। समझ गया ना। और जब गैरिबाल्डी बड़ा हुआ थी, शुरू से थी पढ़े लिखे ने, और जैसे कि इनको पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन जब इसे व्यवहारिक गुण इतना अच्छा था, लोगों से बात करना या देश राष्ट्र प्रेम के बारे में इतना इनको अति था ना, तो जानता है इन्होंने फिर कोची एक नाविक बना था। समझ गया ना। तो गैरिबाल्डी का जन्म इटली में 1807 ईस्वी नीस नमक स्थान पर हुआ था। और गैरिबाल्डी पेशे में क्या था? एक नाविक। गैरिबाल्डी पेशे में क्या था? एक नाविक। और यह मेजनी के विचारों का समर्थक थे। मेजनी के विचारे के समर्थक थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी किसके विचारों के समर्थक थे? मेजनी के विचारों के समर्थक थे। लेकिन बाद में काउंट काबूर के बहकावा में आकर के ये गणतांत्रिक विचारों को बन गए समर्थक। संवैधानिक राजतंत्रों को कोची बन गए? पक्षधर बन गए। संवैधानिक राजतंत्रों का पक्षधर बन गए। तो इतना बात याद हो गया कि गैरिबाल्डी का जन्म इटली के नीस नामक स्थान पर 1807 ईस्वी में हुआ था। यानी गैरिबाल्डी पेशे में एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे में एक नाविक था और यह मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी के विचारों के समर्थक था। लेकिन बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर के यह संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। इतना बात क्लियर हो गया बाबू। अब देखा तू समान, बात एक समझ में आवेगा, बस तुम लोग देखते रहो। अब देखो बाबू, इन्होंने इटली को एकीकरण करने के लिए इन्होंने अब प्रयास को शुरू कर दिया। समझ गया ना। तो इसके पास कुछ कर्मचारी थे। किसके पास? गैरिबाल्डी के। और उनका कुछ जो स्वयं सेवक थे, उन्हें कर्मचारियों और स्वयं सेवकों से एक इन्होंने सशस्त्र सेना बनाया। सशस्त्र सेना बनाया। अब देखो बाबू, जब सशस्त्र सेना बना लिया तो इसके पास सेना हो गया, तो गैरिबाल्डी का ताकत कुछ हो गया? दुगना हो गया। गैरिबाल्डी का ताकत दुगना हो गया। और इन्होंने जब सशस्त्र सेना बनाया और ये इतना सेना का ड्रेस कैसे दे दिए? लाल। समझ गया ना, लाल और इन्हीं कुर्ती। समझ गया ना। तो कोई सशस्त्र सेना से ही लाल कुर्ती का संबंध है। तो पूछता है क्वेश्चन कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती सेना गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना गठन किसने किया कहा? गैरिबाल्डी। इतना बात समझ में आ रहा? अब देखो बाबू, जब इन्होंने सशस्त्र सेना का गठन जब कर लिया, तो फिर इटली के विभिन्न प्रांतों को एकीकरण करने के लिए इन्होंने सोचे। तो सबसे पहले इटली के सीशेल्स और नेपल्स इन्होंने सबसे पहले इटली के सीशेल्स और नेपल्स पर कुछ कर दिया, आक्रमण कर दिया, जहां पर शासन किसको था? बुर्बो राजवंश के था। तो बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन, यानी बुर्बो राजवंश के जो सम्राट था, उसको से वहां के जनता, सिसिली और नेपल्स के जनता खुश नहीं रहता। तो वहां के जनता उसको से खुश नहीं रहता था। तो इन्होंने वहां के जनता जब उसको से खुश नहीं रहता था बाबू, तब जब गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, तो वहां के जनता था ना, जो गैरिबाल्डी के कोची कर दिया? समर्थन कर दिया। यानी गैरिबाल्डी का कोची बन गया? पक्षधर बन गया, जिससे गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स को आसानी से जीत लिया। समझ गया ना, सिसिली और नेपल्स को आसानी से जीत लिया। और इन्होंने उन्हें जब जीत करके वो वहां पर गणतंत्र का कोची कर दिया? स्थापना कर दिया। और वहां का सत्ता किसको हाथ सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल के नाम में सौंप दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि गैरिबाल्डी जब सिसिली और नेपल्स को जीता था, तो वहां पर गणतंत्र की स्थापना करके यानी सिसिली और नेपल्स का सत्ता किसको सौंप दिया था? विक्टर इमैनुअल्स को सौंप दिया था। अब देखो, अब इन्होंने दक्षिणी अभियान चलाया। इटली में दक्षिणी अभियान चलाया। जब सिसिली और नेपल्स के जब मैंने की जीत लिया, तो इसको साहस बढ़ गया और कहेगा कि आप पूरा इटली का हम एकीकरण करके ही छोड़ेंगे। तो इन्होंने कौन सी किया कि दक्षिणी के अभियानों का ही
दक्षिणी अभियान चलाया, और दक्षिणी अभियान भी उन्होंने कोची कर लिया, जीत लिया। और जिसका समर्थन कोची किया, कोंट काबूर ने भी उसका कोची समर्थन किया था कि नहीं किया था, कोंट काबूर ने भी इसका समर्थन किया था। और जब इस सभी प्रदेश जीते लगा तो अब कोंट काबूर इसको से जलने लगा कि वाह हमर चेला देखो कि पूरा इटली में गर्दा उड़ी ले। अब देखो कोंट काबूर जब इन्होंने फिर रोम पर आक्रमण कर दिया, समझ गया ना, जब रोम पर आक्रमण कर दिया तो इसका विरोध कौन करने लगा, कोंट काबूर इसका विरोध करने लगा। और कोंट यानी रोम के रक्षा के लिए यानी कोंट काबूर ने किया कि सार्डिया पिडमोंट को सेना भेज दिया, किसके रक्षा के लिए, रोम के रक्षा के लिए। उसी समय कोंट काबूर और किसका मुलाकात हो गया, गैरिबाल्डी का। उसी समय कोंट काबूर और गैरिबाल्डी का मुलाकात हुआ तो दोनों में कौची हो गया, संधि होगा, समझौता हो गया। फिर रोम पर आक्रमण करने का जो योजना बनाया था गैरिबाल्डी, उसका कौची ले लिया, वापस ले लिया। और वहां से थी आक्रमण करना ही किया थी, पहाड़ प्रांत पर छोड़ दिया। और जो जीता हुआ इसका प्रदेश था वो कोची राष्ट्र के नाम में कोची कर दिया, समर्थित सभी को कोची कर दिया, यानी वहां का सत्ता विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। जो जीता हुआ प्रदेश था जिसको सत्ता किसको सौंप दिया था, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था। और जितना भी संपत्ति था गैरिबाल्डी के, ये राष्ट्र के नाम में समर्पित कर दिया। किसके नाम में समर्पित कर दिया, राष्ट्र के नाम में समर्पित कर दिया। और इन्होंने एक किसान के भांति, एक आम आदमी के भांति, एक मजदूर के भांति इन्होंने अपना जिंदगी जीने लगा, जिससे थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो गैरिबाल्डी ने कार्य किया था इटली के एकीकरण में, उसको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। उनको सीख यानी गैरिबाल्डी के सीख लेकर के हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों में उसका कार्य किए थे, और उसका जो दिखावा था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी पता चल जाता है। इसीलिए भारत के लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी का जीवनी को लिखे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है बाबू कि गैरिबाल्डी का जीवनी किसने लिखा था, लाला लाजपत राय।